हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, इडियम फ्रेजेस का दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टॉप 100 इडियम फ्रेजेस हम पढ़ रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 कवर कर चुके हैं और 15 से 20 यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके सीरीज़ जो चल रही है इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि ये इडियम फ्रेजेस वो हैं जो अमूमन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। ठीक है, आप है इस समय गाही एजुकेशन पे। पिछले वीडियो में किसी ने इंदर इंदर जी ने कमेंट किया था, सर आपका पिछला वीडियो बहुत ही गंदा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें आपने कुछ बोला नहीं, शुरू में जो बोलते हैं वो बोला नहीं आपने। आई लव यू ब्रदर। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरा बोलने का तरीका पसंद है, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। अमूमन इस चैनल से कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो मेरी बातें सुनने आते हैं मुझसे। उन्हें मेरे बात करने का तरीका पसंद है, मेरी बातें पसंद है। उनका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता, बस इतना कहूँगा, थैंक यू। अगर आपको इस चैनल से कुछ मिल जाता है, कुछ अगर आपको कुछ भी गेन कर रहे हैं आप यहाँ से, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, तो इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर। और चैनल को जो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, इंग्लिश, मैथ। हालांकि मैथ अभी थोड़ा सा काम बंद पड़ा है, मैथ वाला, तो वो भी जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, जल्द मैथ के वीडियो भी हम ले आएंगे। और फेसबुक पे जो हम आना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पे आ सकते हैं गाही ईडियो के नाम से, और मेल भी कर सकते हैं आप मुझे, gahi16june@gmail.com। और लेट्स टॉक वाला वीडियो के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, कोशिश करूँगा मैं आज ही इसको रिलीज़ करूँ, और रात तक मैं उसको 10:30-11 तक मैं उसको भी रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा आज। एक्चुअली मैंने नई जगह शिफ्ट किया है, और यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी शांति है कि अपने आप से बातें करता हूँ तो आवाज़ें टकरा के आती हैं। बहुत शांति वाला माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं एक नई जगह हूँ, लेकिन सोच वही है लोगों की जो पुरानी थी। जगह चाहे कोई भी हो, सोच वही पुरानी रखते हैं लोग। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। मुफ्त का ज्ञान था। चलिए शुरू करेंगे इडियम फ्रेजेस, और दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ये दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला वर्ड है ब्रेक द आइस। बर्फ तोड़ना, इसका ये मतलब नहीं हुआ। इडियम फ्रेजेस है टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। दो लोग बैठे हो और शांत बैठे हो, अचानक से कोई चुप्पी तोड़ के बात शुरू कर दे, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। जैसे फ़ोटो में दिख रहा है, अक्सर ऐसा सिचुएशन होती है ना, होती है, लड़के बॉयज़ होती है ना, कोशिश करते हैं कि हम चुप्पी तोड़ें, कुछ बात कर लें, कुछ ना कुछ कह दिया जाए, कुछ ना कुछ सुन लिया जाए, होता है ना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस। चुप्पी तोड़ना या किसी चीज़ की शुरुआत करना बातों में। अगर आप लोग दो लोग गुमसुम बैठे हैं या कुछ तीन चार दोस्त बैठे हुए हैं, चुप्पी तोड़ के बात शुरू कर देना, उसे कहते हैं द break the ice. At the start of the lecture, the new professor tried to break the ice by the telling a joke. जैसे मैं करता हूँ, अगर आप बात शुरू कर रहे हैं तो पहले मैं जोक से शुरू करूँगा या कुछ ऐसा बात करूँगा जिससे हम दोनों थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, थोड़ा सा हम दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएं, तो बात करने में अच्छा लगता है। उस टर्म को इडियम फ्रेजेस टर्म में कहते हैं ब्रेक द आइस। दो लोगों में भी चुप्पी को तोड़ना, बात शुरू करना। अगला वर्ड हमारे पास है द हाउस ऑफ कार्ड्स, अ पुअर प्लान। मतलब कहने का है हाउस ऑफ कार्ड, मतलब कोई कमज़ोर, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्लान जो बनाएगा, जो बहुत ज़्यादा उसके टूटने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। प्लान बी कहते हैं ना, कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए तो प्लान ए साथ में रखिए, प्लान बी भी अपने पास होना चाहिए। अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी आपका एग्जिट करना चाहिए। तो हाउस ऑफ कार्ड मतलब होता है, ये फोटो दिख रही ना, कितनी आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इनिशियली, बहुत ईजिली उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या बहुत ईजिली वो टूट सकता है, या ईजिली वो फेल हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं द हाउस ऑफ कार्ड। कार्ड से अपना घर बनाइए, उसको कितना ईजिली हम तोड़ सकते हैं। बस इस इडियम फ्रेजेस का मतलब भी यही है। द हाउस ऑफ कार्ड मतलब किसी चीज़ को बहुत ईजिली तोड़ देना, उसको बहुत चीज़ ईजिली फेल हो जाती है जो,
उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड। मतलब द स्टेट्स न्यू स्कीम वॉज इनिशियली वेलकम्ड बट द लेटर टर्न आउट टू बी हाउस ऑफ कार्ड। जब स्टेट गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की तो उसको लोगों ने वेलकम किया, उसको स्वागत किया, लेकिन वो कि बाद में क्या निकली, द हाउस ऑफ कार्ड। मतलब वो फेल हो गई, बहुत बुरी तरह वो फेल हो गई। उसको जब लोगों ने डिस्कवर किया तो वो एक स्कैम निकला, ठीक है। वो एक जैसे जिस बुनियाद से वो लाई गई थी स्कीम, उतनी वो काम नहीं करी, वो हाउस ऑफ कार्ड निकली, बहुत ईजिली उसे फेल करार दिया गया, ठीक है। चलो, बोन ऑफ, एक मिनट, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या? अगर ये दोनों लड़ रहे हैं, फिगर देखिए आप, लड़ रहे हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ने की वजह, इशू। कोई दो लोग लड़ रहे हैं, कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोई दो लोग फाइट कर रहे हैं, उनका बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, उनकी लड़ने की वजह क्या है? द अ सब्जेक्ट और इशू ओवर विच देयर इज अ कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट, ठीक है। मतलब कोई ऐसी वजह जो दो लोग लड़ने की कोई वजह जो होती है, उसे इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस टर्म में कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज़ लॉन्ग बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन इन HRD मिनिस्ट्री, ठीक है। चले आगे, लड़ने की वजह, बोन ऑफ कंटेंशन, किसी चीज़, कोई इशू, किसी दो लोग का इशू का क्या वजह है, दोनों क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजह है, दो लोग डिसएग्रीमेंट आ रहे, दो लोग एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रख रहे, उसकी वजह क्या है, उसे इडियम फ्रेजेस में कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। चलो, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, ये जो मैंने लिए हैं इडियम फ्रेजेस, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ये इतने कॉमन है कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। ईट अ हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज हम्बली, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना, ठीक है। जैसा आपने कुछ गलत कर दिया उसके लिए माफ़ी अगर मांग रहे हैं तो उससे हम इडियम फ्रेजेस टर्म में हम कहेंगे ईट हम्बल पाई, ठीक है। ईट हम्बल पाई, सेंटेंस क्या कह रहा है? ही विल हैव टू ईट हम्बल पाई फॉर द डिसरिस्पेक्ट शोन टू द कैप्टन। कैप्टन को जो उसने डिसरिस्पेक्ट शो की है उसके लिए उसे अपोलोजाइज करना चाहिए, जिसके लिए हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं टू ईट अ हम्बल पाई, मतलब माफ़ी मांग लो, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, ठीक है। झुकने में कभी बुराई नहीं है, पता है आपको। एक चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी आप जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन मैं जा रहा था, मतलब तो उधर से एक अंकल आ रहे थे, मैंने बाइक मोड़ी और उनके अंकल के जस्ट सामने ही, मतलब बाइक, वो हल्का सा, मतलब एक इशू था जहाँ से मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने किया, और अंकल ने कुछ कहने की वजह मैंने तुरंत उनसे कहा आई एम सॉरी अंकल, सॉरी गलती हो गई, और वो हल्का सा मुस्कुराए उठे, ठीक है। तो आप कभी भी आपको लगता है आप अगर आपकी माफ़ी मांगने से काम बनता है तो प्लीज़, झुकने में कोई बुराई नहीं है। झुकते हैं ना आप, और बड़े होते हैं आप, किसी के आगे, बड़ों के आगे झुकते हैं, आप गलतियाँ मानते हैं तो आप छोटे नहीं होते हैं, और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं अपनी नज़र में, लोगों की नज़र में और दुनिया की नज़र में। गिव कोल्ड शोल्डर मतलब टू इग्नोर, आप किसी को इग्नोर कर देते हैं, उसे ईडियम फ्रेजेस में कहते हैं गिव कोल्ड शोल्डर, ठीक है। किसी को इग्नोर कर देना, किसी को, जैसे भरे मार्केट में आप जा रहे हो, कोई आपको देख रहा है, वो चाहता है आपसे उससे बात करें लेकिन आप उसे इग्नोर करके निकल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? गिव कोल्ड शोल्डर, ठीक है, आप उसे इग्नोर कर दे रहे हैं। आई सेंट हर मैसेज टू अपोलोजाइज फॉर माई मिसबिहेवियर, ठीक है, बट शी गेव मी कोल्ड शोल्डर, मैंने उसे अब मैसेज किया अपोलोजाइज करने के लिए मेरे मिसबिहेवियर के कारण, जो मैंने मिसबिहेव किया उसके लिए मैंने अपोलोजाइज करने के लिए उसे मैसेज किया, लेकिन उसने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। शी गेव मी कोल्ड शोल्डर, उस मैसेज को उसने इग्नोर कर दिया। फोटो में दिख रहा है वैसा, किसी चीज़ को आप किसी को इग्नोर कर देते हैं, उस टर्म को इंग्लिश में हम कहते हैं गिव कोल्ड शोल्डर, ठीक है। ये एसएससी में बहुत बार आया, हर टर्म जो मैंने पिछले लिए हैं वो कई बार रिपीट हुए हैं एसएससी में बहुत ज़्यादा, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, किसी के सर पे कीली मार देना, इसका ये मतलब नहीं है। टू डू द करेक्ट थिंग, ठीक है, टू डू द करेक्ट थिंग मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, वो अगर सटीक जाता है, बिल्कुल सही, आप मतलब वो
मतलब आपने जो किया वो सही से एग्जीक्यूट हो गया, मतलब आपने जो प्लान किया था एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का, उसको आपने प्रिपेयर बिल्कुल अपने प्रिपरेशन का तरीका बिल्कुल सही किया और आप एग्ज़ाम पास कर गए। तो उस टर्म को हम इस्तेमाल करेंगे हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल सही जगह पे आपका प्लान एग्जिट हो गया है। टू डू द करेक्ट थिंग, टू डू द करेक्ट थिंग, कोई चीज़ बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हो जाना, बिल्कुल सही से मतलब उसका उसका अंजाम तक पहुंचा देना, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में इडियम फ्रेज सिस्टम में कहा जाता है हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू द करेक्ट थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक, इसका ये मतलब नहीं है। इस इडियम फ्रेज का टर्म है लिव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज़, मतलब उस पर गुजारा करना जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर आपका गुजारा बाइक से हो जाता है, आपको कार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसे हम मीडियम फ्रेज टर्म में कहेंगे हैंड टू माउथ। उतना ही चाहिए, उतना ही गुजारा करना चाहिए जितना आपकी ज़रूरत है, जितना आपको चाहिए, जिससे आपका काम बनता है। बाकी आपको नहीं चाहिए, उसको आप इग्नोर कर देते हैं, तो उस टर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं, उसको इडियम फ्रेजेस टर्म में कहा जाता है हैंड टू माई, सॉरी हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, ठीक है, हाथ से मुंह तक का सफ़र, मतलब हैंड टू द माउथ। जितना आपको चाहिए, जैसे एक बर्ड है उसको एक नेस्ट चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसके इतने से उसका चिड़िया का गुजारा हो जाता है। तो उस टर्म को वो हम इडियम फ्रेज टर्म में इस्तेमाल करते हैं हैंड टू माउथ। ज़रूरत है जितनी उतना इस्तेमाल करें, उतनी ही चीज़ें आपकी ज़रूरत की, उतनी चीज़ें आप अगर आपको मिल रही हैं, आप जिंदा हैं, तो आप उस टर्म को इस्तेमाल करेंगे हैंड टू माउथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिट द बुल आइज, बहुत कॉमन वर्ड है, इसको लेना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार ये आया हुआ है इडियम फ्रेज। हिट द बुल्स आइज, सटीक निशाना, बिल्कुल मतलब वो कर दिखाना, वो कर देना, बिल्कुल जो आपने सोचा वही हो गया। ठीक है, टू एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग और अचीव द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल। आपने सोचा इस बार एसएससी निकलेगा, इस बार आईबीपीएस निकलेगा, इस बार बैंक निकालूंगा, और आपने कर दिखाया। ठीक है, वही हो गया, मतलब हुआ हिट द बुल्स आइज। ठीक है, जो आपने सोचा था, जो आप करना चाहते थे, जो आपका अंदाज़ा था, वो बिल्कुल सही जगह पे बैठा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ सेंटेंस क्या दिया हुआ, द डिटेक्टिव हिट द बुल आइज व्हेन ही फिगर्ड आउट द नोबडी बट द डॉक्टर कुड हैव हैड एक्सेस टू द पॉइजन। ठीक है, मतलब जो डिटेक्टिव ने सोचा, जैसा वो अंदाज़ा लगा रहा था, बिल्कुल सही उसका बैठा, इसलिए वहाँ उस टर्म को इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, हिट द बुल आइज। मतलब जो आप सोच रहे हैं, जो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, बिल्कुल सही एग्जिट हो गया, बिल्कुल सही बैठ गया, हिट द बुल्स आई, कहते हैं हिट द बुल्स आई, बहुत कॉमन टर्म है। ठीक है, हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। अच्छा, एक टर्म हमने पढ़ा था पिछले इडियम फ्रेजेस में, क्या था, स्पिल द बीन्स टू रिवील द सीक्रेट। पिछला इडियम फ्रेज में पढ़ा था स्पिल द बीन टू रिवील द सीक्रेट, किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, बता देना। यहाँ भी वही है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेकिन यहाँ पे क्या है, केयरलेसली या मिस्टेक, गलती से किसी चीज़ को सीक्रेट को बता देना, या केयरलेसली आप नहीं चाहते थे लेकिन वो सीक्रेट आउट हो गया, मतलब बाहर हो गया, वो उस टर्म को स्पिल द बीन नहीं कहेंगे। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सॉरी। सेंटेंस क्या कह रहा है, नाउ दैट शी हैड लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग शी हैड नो ऑप्शन बट टू कन्फेस। ठीक है, जब उसने सीक्रेट रिवील कर दिया, जब उसने कर दिया, उसके पास और कोई चारा नहीं बचा बजाय कन्फेस करने के। ठीक है, बाय मिस्टेक आप कोई सीक्रेट रिवील कर देते हैं, तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, स्पिल द बीन। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क यही है। पिछले टाइम मैंने स्पिल द बीन मतलब किया था, जो आप जानबूझ के कर रहे हैं और गलती से हो जा रहा है, कोई सीक्रेट रिवील हो जा रहा है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास क्या है, ओपन पेंडोरस बॉक्स, मीनिंग टू फाइंड अ सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल
एंड प्रॉब्लम। कोई चीज़ जहाँ आप ज़्यादा दिक्कत महसूस कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके लिए, उसे हम ईडियम फ्रेजेस टर्म में कहते हैं ओपन पेंडोरस बॉक्स। पेंडोरस बॉक्स, ओपन पेंडोरस बॉक्स। फिगर से दिख रहा है, जहाँ आप सोचते नहीं हैं और वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। टू फाइंड अ सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। फाइंडिंग द वॉलेट, सेंटेंस क्या कह रहा है? फाइंडिंग द वॉलेट ऑन द रोड, open up a Pandora's box. I was arrested for stealing when I went report it at the police station. मतलब बेचारा उसने किया क्या और हो क्या गया। ठीक है, आप सोचते नहीं हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं और मतलब इससे क्या अंजाम हो सकता है। आप किसी की मदद करने जाते हैं, उल्टा आप पे ही बैकफायर हो जाता है। तो उसे वहाँ इस्तेमाल करते हैं ओपन पेंडोरस बॉक्स। पेंडोरस बॉक्स, ओपन पेंडोरस बॉक्स। ईडियम फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम पूछा जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। मतलब आप अच्छा करने गए और उसके जगह पे आपके साथ ही बुरा हो जाता है, मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल जैसे पुलिस स्टेशन, जो बहुत कॉमन एग्जांपल, पुलिस स्टेशन में आप कभी जाए, पुलिस स्टेशन पे कुछ भी किसी की मदद करने कि वहाँ वो इंसान ये है वो, और पुलिस क्या करती है, आप ही को परेशान करना शुरू कर देती है कि आपने कुछ किया या नहीं किया, आप वहाँ क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे। मतलब वो होता है बैक फायर हो जाना। मतलब आप किसी की मदद करने गए पुलिस स्टेशन और आप ही फंस गए। जैसे ये सेंटेंस कह रहा था, अभी मैंने पढ़ा था, फाइंडिंग द वॉलेट ऑन द रोड, ओपन अप बाय द Pandora's box, I was arrested for stealing when I went to report it at the police station। ठीक है, चलो। It's Greek to me, something that is not understandable। कोई चीज़ जो आपके समझ में नहीं आती है। जैसे सेंटेंस कह रहा है आई फेल्ड इन कॉमर्स टेस्ट, इट वॉज ग्रीक टू मी। कोई चीज़ जो आपके समझ में नहीं आई, क्यों हो गया यार, ये कैसे हो गया। ठीक है, उस टर्म को ईडियम फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, इट्स ग्रीक टू मी। मतलब जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कैसे हो गया। जैसे आप एसएससी में अच्छा करके आए, आप सोच रहे हैं कि 150 से 160 नंबर मिल जाएंगे, आपको मिले 120। आप कंफ्यूज है, कैसे हो गया, मैं तो अच्छा परफॉर्म करके आया था, मैं तो अच्छा करके आया था, ऐसा क्या क्यों हो गया। इट्स ग्रीक टू मी, कन्फ्यूजन। ठीक है, अनक्लियर, डाउट, कन्फ्यूजन, डाउट। ठीक है, वही जहाँ आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है, ये कैसे हो गया। आई फेल्ड इन कॉमर्स टेस्ट, इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। मैं कॉमर्स टेस्ट में फेल हो गया, मेरे बात ही समझ में नहीं है, मैं कैसे फेल हो गया, मेरे तो समझ में ही नहीं आया, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। तो कहते हैं इट्स ग्रीक टू मी। ठीक है, कौन ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है, ये कि ये। चलिए, डोंट पुट, एक मिनट, ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कहते हैं ना कि एक बार में कोई अगर बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी है, तो कहते नहीं कि अपनी पूरी रकम मत लगा दो या कुछ सेव कर लो, या मीनिंग कह रहा है डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ना करें कि एक ही बार में अपना सब कुछ झोंक दें और फिर आपको रोड पे आना पड़े। ठीक है, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ बी प्लान जो होता है, ये बी प्लान जो है ना, प्लान बी जो भी कहना चाहे, हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखिए। ये फिलॉसफी रखिए, कभी भी कुछ भी होता है एक बी प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए। कभी भी एक आंख बंद करे और सब कुछ सच मान ले। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, द बॉय पुट ऑल हिज मनी इन हिज ड्रीम स्टार्टअप दैट इवेंचुअली फेल्ड, आई हैड टोल्ड हिम नॉट टू पुट हिज ऑल हिज एग्स ऑन वन बास्केट। ठीक है, कभी भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लान बी ज़रूर रखें। एक ही चीज़ ना देखें कि मैं सारे पैसे लगा दूंगा तो मैं ज़्यादा स्टार्टअप में कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आपका क्या, अगर फेल हो जाता है तो क्या होता है। हमेशा ज़िंदगी में सोचिए, अगर फेल हो जाएगा तब क्या, अगर यहाँ मैं फेल्ड हो जाऊँगा तब क्या। तो वो तब जब आपके दिमाग में आएगा ना, तो प्लान बी आएगा कि अगर ये होगा तो मैं ये कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप ये गलती नहीं करेंगे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। एक बार में सब कुछ आप अपना रिसोर्सेज, अपना घर बार नहीं लगा देंगे दाव पे कि मैं एक ही रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड मतलब टू बी ब्रूटली फ्रैंक, आउटस्पोकन, ब्लंट इन स्पीक। जो मुंहफट होते हैं, कहते नहीं है, जो मुंह पे ही बोल देते हैं, अरे यार तुम तो बेवकूफ़ लग रहे हो, तुम तो आज बहुत ख़राब लग रहे हो,
उन्हें कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं जो वो कह रहे हैं उन टर्म को, टू बी अ ब्रूटली फ्रैंक, आउटस्पोकन, ब्लंट इन स्पीक, टू कॉल स्पेड अ स्पेड, लेट्स कॉल अ स्पेड, पॉपुलर ही मे बी बट दैट मैन इज अ लायर। ठीक है, टू टेल द ट्रूथ, किसी चीज़ को सच बोल देना, कि जैसे होता है वो कहते हैं ना, पीठ में छुरा घोंपने वाले दोस्त नहीं रखने चाहिए। जो आपसे सच बोलते हैं, जो आपका दोस्त होता है ना, आपका दोस्त जो आपसे कहे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो मैं मुंह पे बोले, मतलब आपके जो मुंह पे कह दे कि यार ये बेवकूफ़ी है, ये गलती है, ये कहीं, उनको हमेशा छाती से लगा के रखिए, सीने से लगा के रखिए। क्यों? क्योंकि वो कभी आपके पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे, क्योंकि वो सामने से घोंप रहे हैं, इसलिए वो पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते। और जो सामने से घोंपते हैं वो दोस्त होते हैं। ठीक है, जो आपके सामने से आप कहें कि आप काले हो, आप गोरे हो, आप ऐसे हो, वैसे हो, वो बहुत सही होते हैं। जो दूसरों के पास जाके कहें यार वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो दोस्त कभी सही नहीं होते। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब जो भी चीज़ है मुंह पे बोल देना, सच बोल देना, किसी के सामने उसकी सच्चाई उसको रख देना, जो सच है वो सच है, उसको रखना, उसे हम इडियम फ्रेजेस टर्म में कहते हैं टू कॉल अ स्पेड। ठीक है, चलिए, टू पुट इन नटशेल, सारांश, संक्षेप, कोई चीज़ को संक्षेप में रखना। कोई चीज़ है, जैसे कहते हैं ना यार बड़ी लंबी कहानी है, तो चलो यार शॉर्ट में सुना दो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वहाँ हम टर्म यूज़ करेंगे टू पुट इन अ नटशेल द टेक्स्ट, सेंटेंस क्या कह रहा है, द टेक्स्ट बुक डेवलप्ड कमिटी डिसाइडेड टू पुट ऑल द 30 पेजेस चैप्टर इन अ नटशेल टू हेल्प सेव टाइम फॉर द स्टूडेंट ड्यूरिंग रिवीजन। ठीक है, चीज़ सारांश में, संक्षेप में कह देना, तो उस टर्म को हम इस्तेमाल करेंगे टू पुट इन अ नटशेल, टू पुट इन अ नटशेल, लॉन्ग स्टोरी इन अ नटशेल, कोई लंबी कहानी उसका सारांश में सुनाना, संक्षेप में सुना देना, तो उस टर्म को इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं टू पुट इन अ नटशेल। कोई बात शॉर्ट में कह देना, छोटे में कह देना, कम शब्दों में कह देना, उसे कहते हैं टू पुट इन अ नटशेल। चलिए, टू मूव हेवन एंड अर्थ, ज़मीन आसमान एक कर देना, कहते हैं ना हम हिंदी में, ज़मीन आसमान कर देना, ज़मीन आसमान एक कर देना, मतलब सारे एफर्ट, मतलब जो आप कर सकते हो किसी को बचाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, टू मूव हेवन एंड अर्थ, ज़मीन आसमान एक कर देते हो किसी की मदद के लिए, तो उसे हम इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस टर्म में कहते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, ज़मीन आसमान एक करना। बहुत सिंपल है, ही मूव्स हेवन एंड अर्थ to ensure that his family was taken care of in foreign land in his absence. ज़मीन आसमान कर देना, to exert all effort। ठीक है, चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। और ये दूसरा पार्ट था, ये पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखिए। इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, फिलहाल इसको गैप देंगे। 2 इडियम फ्रेजेस हो गए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कोशिश करेंगे मैथ और या पॉलिटी। मेरे पास इकोनॉमिक के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, मैथ के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, तो प्लीज़ अब वहाँ जाएंगे और इंग्लिश को थोड़ा सा यहाँ विराम देंगे। उसका अगला वीडियो क्या होगा, लेट्स टॉक का होगा, आई थिंक आज रात में ही रिलीज़ करूँगा उसको, लेट्स टॉक वाला। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जिनके जवाब भी मुझे देने, तो वो वीडियो रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, इसका 3rd पार्ट जल्दी लेके आएंगे। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।